उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न, उस साथ ही साथ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का भी हम आंसर देखेंगे। आप लोग देख सकते हैं जो सभी प्रश्न दिए गए हैं आपके सबसे पहले चैप्टर के सबसे पहले वाले अध्याय में, तो उन सभी का हम आंसर देखेंगे आज। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन ये कुछ इस प्रकार से है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसका आपको ऑप्शन दिया हुआ नवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन या फिर अजैव संसाधन। तो कोयला जो है एक अनवीकरणीय संसाधन है, यानी कोयला को हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो कोयला क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? ऑप्शन है मानवकृत, पुनःपूर्ति योग्य, अजैव या फिर अचक्रीय। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी पूर्णपूर्ति योग, यानी इसको मतलब दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है। सौर ऊर्जा को दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपको पूछता है यहाँ पे कि तट रेखा से कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र राष्ट्रीय तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 149, यहाँ पे 150 किलोमीटर, उसके बाद 250 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 200 किलोमीटर तक का जो दूरी है वो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन यानी चौथा क्वेश्चन इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है, यानी डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? ऑप्शन ये है संसाधन संग्रहण से, ऑप्शन बी संसाधनों के अनियोजित विदोहन से, ऑप्शन सी संसाधन के नियोजित दोहन से, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का जो संबंध है वो संसाधनों के अनियोजित विदोहन से, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी पांचवा क्वेश्चन। आप देख सकते हैं यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन इस तरीके से है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? ऑप्शन है 10.2 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 15.5 किलोमीटर, ऑप्शन सी 12.2 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 19.2। तो आपका इसका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, यानी 19.2 किलोमीटर जो है राजनीतिक सीमा का राष्ट्रीय संपदा निहित है। उसके बाद आपको लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाता है और लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है संसाधन को परिभाषित करें। संसाधन आप लोग जानते हैं काफी इजी क्वेश्चन है, ये 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो यहाँ पे संसाधन को परिभाषित करने के लिए कहा गया है। तो संसाधन पहले ये समझते हैं, संसाधन कैसे आप क्या समझते हैं ये लिखना है आपको। वे सभी वस्तुएं जिनको हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं या फिर उपयोग में लाते हैं उसे संसाधन कहते हैं। यानी वो सभी वस्तुएं जिनका हम अपने दैनिक जीवन में या फिर अपने जीवन काल में किसी भी तरीके से उपयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। चाहे वो कोई सा भी सामान हो, एक छोटा से छोटा सामान से लेके बड़ा से बड़ा सामान कुछ भी हो तो उपयोग करते हैं तो वो संसाधन है। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे कि संभावी संसाधन और संचित कोश संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। तो यहाँ पे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आपको लिखना है वैसे संसाधन जिनका उपयोग वर्तमान में तकनीकी अभाव में नहीं हो सकता है लेकिन भविष्य में इसकी उपयोग की संभावना है उसे संभावी संसाधन है। यहाँ पे संभावी संसाधन मतलब ये हुआ कि मशीन या फिर विभिन्न प्रकार के जो उपकरण होते हैं वो नहीं होने के कारण जिन संसाधनों का अभी वर्तमान में उपयोग नहीं हो पा रहा है उन्हें संभावी संसाधन कहते हैं। लेकिन संचित कोश संसाधन अगर पढ़े इसके विपरीत इन दोनों का संभावी संसाधन और संचित कोश संसाधन का अंतर लिखने के लिए कहा गया। तो संचित कोश संसाधन ऐसा संसाधन है जिसको हम उपलब्ध यानी जितने हमारे पास उपकरण है उसके सहायता से उसको उपयोग में ला सकते हैं उस संसाधन को, लेकिन हमें उसको वर्तमान में उपयोग करना नहीं है, उसको भविष्य के जो आने वाली पीढ़ियां हैं यानी भावी पीढ़ी उसके लिए सुरक्षित रखा गया है। तो उसे क्या कहते हैं? संचित कोश संसाधन कहते हैं। तो यहाँ पे संचित कोश संसाधन देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं
जबकि संचित को संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जिनका उपयोग वर्तमान में किया जा सकता है लेकिन भावी पीढ़ी के लिए इसको संरक्षित रखा गया यानी सुरक्षित रखा गया है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। तो संसाधन संरक्षण, आप लोग जानते हैं कि संसाधनों को बचाना ही संसाधन संरक्षण है, तो इसका क्या उपयोगिता है। तो यहाँ पे ये काफी इजी, आप लोग समझ जाएंगे आसानी से। संसाधनों को संरक्षित कर उनका उपयोग अधिक दिनों तक करना ही या फिर अधिक दिनों तक किया जा सकता है और उससे अधिक लाभ उठाया जा सकता है। साथ ही साथ इसको भविष्य के लिए भी संरक्षित रखा जाता है यानी सुरक्षित रखा जा सकता है। मतलब ये हुआ कि संसाधन को हम अगर संरक्षण करते हैं, बचाते हैं, तो उससे धीरे धीरे उपयोग करके काफी अधिक लाभ उठाया जा सकता है। उसी तरीके से इसको भविष्य की पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। तो ये संसाधन संरक्षण की उपयोगिता है। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन पूछता है कि संसाधन निर्माण में तकनीक की भूमिका क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो संसाधन निर्माण में अगर तकनीक की भूमिका का स्पष्ट करें इसका, तो यहाँ पे देख सकते हैं आंसर, मनुष्य अपने तकनीक के सहारे किसी बेकार वस्तु को उपयोगी बनाकर उसे अपने उपयोग में लाता है। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि किस तकनीक यानी दिमाग के सहारे हम किसी बेकार वस्तु को अगर उपयोगी बनाते हैं तो वो उसका जो हम उपयोग करते हैं तो संसाधन बन गया है। संसाधन का परिभाषा हम देखें कि किसी भी उपयोगी सामान को हम संसाधन कहते हैं। तो किसी बेकार वस्तु को हम अगर उपयोगी बना देते हैं तो वो क्या हो गया, संसाधन हो गया। तो ये था संसाधन निर्माण में तकनीक की भूमिका। उसके बाद आपका आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी जो 5 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रकार से पूछा गया है। पहला क्वेश्चन कि संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा का व्याख्या कीजिए। यानी सतत विकास पहले समझते हैं, सतत विकास किसे कहते हैं। तो सतत विकास की वह प्रक्रिया, मतलब यहाँ पे ये समझिए कि अभी वर्तमान की आवश्यकताएं बहुत हैं, तो इन आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, लेकिन इस तरीके से किया जाता है कि उसको जो आने वाली पीढ़ियां हैं उससे आने वाली पीढ़ियों को किसी प्रकार से हानि ना हो, तो उसे क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। तो अभी हम आवश्यकता को पूरा करेंगे जिससे भविष्य के आने वाली पीढ़ियों को किसी प्रकार से नुकसान ना हो। तो इससे फायदा क्या है, देखिए, विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ी के बिना किसी प्रकार से क्षति पहुंचाए पूरी की जाती है, उसे सतत विकास कहते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, सतत विकास से एक उदाहरण ले लीजिए कि अगर कोई रोड बना रहे हैं और रोड में एक जंगल आ जाता है आगे, तो उस जंगल को काटने के बजाय अगर हम थोड़ा घुमा लेते हैं तो जंगल बच जाता है। तो यहाँ पे ये समझ में आता है कि थोड़ा घूम लेते हैं तो वर्तमान की आवश्यकता भी पूरी हो जाती है और भविष्य की पीढ़ी की भी जो संसाधन होती है उसका रक्षा हो जाता है। तो यहाँ पे वो जो संसाधन हम बचाते हैं तो उससे हमें ये होता है कि वो संसाधन बचा यानी विकास हुआ उसका। तो यहाँ पे वही है कि सतत विकास के कारण संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग के जगह उनको सोच समझकर सही तरीके से उपयोग किया जाता है, जिससे संसाधनों को संरक्षित किया जाता है और उनसे लंबे समय तक लाभ उठाया जा सकता है। इस प्रकार भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों का संरक्षण सतत विकास से होता है। तो ये समझ गए कि संसाधनों का विकास में सतत विकास की काफ़ी बड़ी भूमिका है। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन करें। स्वरूपों, तो यहाँ पे जो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो स्वामित्व के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। अब व्यक्तिगत संसाधन समझिए कि जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, कोई भी संसाधन हो उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे कि आप अपना घर ले लीजिए, तो अपना घर आपके नेतृत्व में है, आप उसका देखभाल करते हैं, लेकिन उसके बदले में आप सरकार को लगान भी चुकाते हैं, चाहे किसी भी तरीके से हो लगान चुकाते हैं। आपको पता चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, लेकिन लगान चुकाते हैं, इससे सरकार वसूलता है। अब किस तरीके से आपको वो नहीं जानना है अभी। तो यहाँ पे व्यक्तिगत संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में हो। उसके बाद सामुदायिक संसाधन जो किसी समुदाय के अधिकार क्षेत्र में हो, जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, शमशान हो गया।
उसके बाद ग्रामीण पशु चारण या फिर पशु चारण स्थल हो गया, ये जो है सामुदायिक संसाधन है। उसके बाद राष्ट्रीय संसाधन, तो राष्ट्रीय संसाधन जो अब हमारे देश में जितने सारे भी कानूनी तौर पर संसाधन है उन्हें राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। यानी हमारे देश में एक तरह से ये समझिए कि हमारे देश में जितने सारे भी उपयोगी वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन समझते हैं। देखिए समुद्र तट से 200 किलोमीटर तक छोड़ के, यानी मान लीजिए ये हमारा देश है, यहाँ पे केरल है, ये इधर जो है चारों तरफ समुद्र है, तो इधर जो समुद्र है तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 200 किलोमीटर है। तो ये 200 किलोमीटर का एरिया चारों तरफ से छोड़ के जो बचता है समुद्री इलाका, तो उस समुद्री इलाका में किसी प्रकार से अगर संसाधन पाया जाता है या फिर कोई भी किसी प्रकार की भी वस्तु पाई जाती है तो वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, और इसका देखभाल और नेतृत्व कौन करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन समझिए कि समुद्री तट से 200 किलोमीटर तक दूर के संसाधन, ठीक है। तब इसका हम जो जितना सारे बात बता दिए आपको उतना ही काफ़ी है, लेकिन आपको हम इसको दिखा देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे व्यक्तिगत संसाधन, वैसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है और उसके बदले वो सरकार को लगान भी चुकाता है, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे भूखंड, घर, अन्य जायदाद, किसी प्रकार का भी जो किसी खास व्यक्ति के। उसके बाद सामुदायिक संसाधन देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आप देख सकते हैं राष्ट्रीय संसाधन, फिर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो आप लोग ये नोट कर लिए, समझ गए होंगे। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही और थैंक यू।